सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गंभीर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 8 आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पिता और पुत्र दोनों की तस्वीरें हैं तथा इन दोनों तस्वीरों में आपको क्या समानता दिखाई दे रही है। इन दोनों में एक समानता है, वह इन दोनों की आँखों का रंग एक समान है। यह पिता और पुत्र की एक और तस्वीर है तथा इन दोनों में आपको एक समानता दिखाई दे रही है, वो यह कि इन दोनों के बाल घुंघराले हैं। अर्थात दोनों तस्वीरों में एक पुत्र की आँखों का रंग पिता के आँखों के रंग के समान था और दूसरे में पुत्र के बाल पिता के बालों की तरह घुंघराले थे। तो इन दोनों पुत्रों के जो गुण उनके पिता के समान थे, यह उन्हें उनके पिता से मिले हैं। तो इन लक्षणों को जो इन्हें अपनी पीढ़ी से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अर्थात जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। गुणसूत्र। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है तथा कोशिका के केंद्रक में जो तंतुनुमा या धागेनुमा संरचना पाई जाती है, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। सभी जीवों में अलग अलग संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े या कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। यह जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं तथा यह जीन डीएनए के बने होते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्यों आती है? हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर व मादा दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं तथा नर व मादा दोनों के संयोजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर यह माता व पिता है तथा इनमें अलग अलग डीएनए पाया जाता है। इनका अलग अलग रंग इनके अलग अलग डीएनए को दर्शाता है तथा इन माता व पिता से जो संतानें होगी वह इस प्रकार से अलग अलग गुणों वाली होगी। प्रत्येक संतान में विशेष प्रकार के गुण होंगे तथा इन संतानों में माता और पिता से अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि इनका निर्माण माता व पिता दोनों के डीएनए से मिलकर हुआ है और दोनों के डीएनए के मिलने से एक विशेष प्रकार के नए डीएनए का निर्माण होता है, जिसके कारण इन सभी में विभिन्नताएं अधिक आती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम क्यों होती है? हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करता है तथा दो जीवों से 4 नए जीव उत्पन्न होते हैं। ये चारों जीव आपस में बहुत अधिक समान होते हैं, क्योंकि इनके डीएनए की प्रतिकृति या इनके डीएनए की जो फोटोकॉपी है उनमें विभिन्नताएं कम होती है। इनका डीएनए जनक के डीएनए के समान ही होता है। इसी के कारण इन जीवों में
विभिन्नताएं कम होती है। जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह गाय की एक प्रजाति है जो अधिक दूध देती है, लेकिन यह गर्मी को सहन नहीं कर सकती। इसी प्रकार से यह एक गाय की दूसरी प्रजाति है जो दूध कम देती है लेकिन गर्मी को सहन कर सकती है। इन दोनों गायों के क्रॉस से एक नई नस्ल की गाय की उत्पत्ति होती है, तो यह नई नस्ल की गाय दूध भी अधिक देगी और गर्मी को भी सहन कर सकेगी। इन दोनों गायों के डीएनए के मिलने से एक नए डीएनए का निर्माण हुआ और यह नई नस्ल की गाय उत्पन्न हुई। और इस नई गाय में विशेष प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है जो इन दोनों गायों में नहीं पाई जाती। अतः विभिन्नताएं अधिक होने के कारण जीवों के अंदर विशेष गुण आ जाते हैं जो उसे उस वातावरण में रहने के अधिक अनुकूल बनाते हैं तथा जीवों का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 और इनकी मृत्यु 1884 में हुई। इन्होंने वंशागति के नियम दिए। वंशागति के नियमों के लिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे के अंदर अनेक विपर्यासी या विपरीत लक्षण जैसे लंबे और बौने पौधे, मटर के सफ़ेद और बैंगनी फूल तथा मटर के गोल और झुर्रीदार बीजों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण आसानी से हो सकता है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब इनसे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने वंशागति से संबंधित अनेक प्रयोग किए, लेकिन मेंडल को सबसे अधिक सफलता मिली। तो उसका यह कारण था कि मेंडल ने अपने विज्ञान तथा गणितीय ज्ञान को इकट्ठा किया, जिसके कारण उन्हें अधिक सफलता मिली। इसके साथ ही इन्होंने मटर के प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उसकी गणना की, जिसके कारण यह अधिक सफल हुए। अब है मेंडल के वंशागति के नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसके लिए इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने एक जोड़ी विपर्यासी या विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और यह लक्षण लंबेपन और बौनेपन का रखा। अर्थात मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और इन दोनों के बीच में संकरण करवाया। संकरण या परपरागण से बीजों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह मैंने पिछले अध्याय में बताया था। और संकरण के पश्चात इनसे जो बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को इसने उगाया। बीजों को उगाने के पश्चात मेंडल ने देखा कि जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने प्रभाविता का पहला नियम दिया। यह इस प्रकार से था: लंबे पौधे तथा बौने पौधे, यह जनक पीढ़ी थी और इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे हैं इनके अंदर लंबेपन और बौनेपन
दोनों के जीन पाए जाते हैं, लेकिन लंबेपन का जो लक्षण है वह प्रभावी रहता है और बौनेपन का जो लक्षण है वह प्रकट नहीं होता या वह अप्रभावी रहता है। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ पे प्रभावी लक्षण लंबेपन का कारक है और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ पर बौनेपन का जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। अतः मेंडल का जो प्रथम नियम है वो इस प्रकार से है। इस नियमानुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाया गया तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद मेंडल ने वंशागति का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम दिया। इसके लिए इन्होंने मटर के पौधे पे इस प्रकार से प्रयोग किए। मेंडल ने लंबे और बौने पौधों को लिया तथा उनके बीच में संकरण करवाया और संकरण से जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को उगाया। उन बीजों को उगाने के पश्चात उसने देखा कि जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे लंबे प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद इन पौधों में स्वपरागण होने दिया। प्रथम पीढ़ी के जो पौधे थे इनसे जो स्वपरागण के द्वारा बीज प्राप्त हुए इनको इसने उगाया और इनको उगाने के पश्चात मेंडल ने देखा कि जो पौधे प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक पौधा जनक पीढ़ी में जो लंबा पौधा लिया था उसके समान लंबा प्राप्त होता है। दो पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं तथा एक पौधा जो जनक पीढ़ी में बौना पौधा लिया था उसके समान ही बौना पौधा प्राप्त होता है। अर्थात दूसरी पीढ़ी तक आते आते जो सारे लक्षण हैं वो अलग अलग या पृथक पृथक हो गए। इसी के आधार पे उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया। यह इस प्रकार से था, जनक पीढ़ी में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे और F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया और स्वपरागण से जो बीज प्राप्त होते हैं तो उनमें निम्न प्रकार से युग्मक बनते हैं। यह पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों के युग्मक थे और इन युग्मकों से इस प्रकार से पौधे प्राप्त होते हैं। पहले T और T लंबे पौधे, फिर इन दोनों से अशुद्ध लंबे और इन दोनों युग्मकों से अशुद्ध लंबे और इन दोनों युग्मकों से शुद्ध बौने प्राप्त होते हैं। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम इस प्रकार से है। इस नियमानुसार मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाकर प्रथम पीढ़ी प्राप्त की और प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों से स्वपरागण के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो F2 पीढ़ी तक आते आते सभी लक्षण प्रकट हो जाते हैं या सभी लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब जो पौधे प्राप्त हुए उनमें लक्षण पररूप अनुपात, लक्षण पररूप अर्थात पौधा बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है। तो बाहर से जब पौधों को देखा तो उनमें 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना था, तो इनका लक्षण पररूप अनुपात 3:1 हुआ। दूसरा है जीन पररूप अनुपात, अर्थात इन पौधों के जीन की संरचना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना है, तो इनका जीन पररूप अनुपात 1:2:1 हुआ।
मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले दो नियमों में मेंडल ने मटर के पौधे के एक लक्षण लंबेपन और बौनेपन को ध्यान में रखकर प्रयोग किए। उसके बाद मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों पर प्रयोग किए और उसके आधार पे स्वतंत्र अपव्यूहन का तीसरा नियम दिया। इसके लिए मेंडल ने गोल और पीले बीजों वाले पौधे तथा हरे और झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया और इनसे प्राप्त बीजों को जब इसने उगाया तो इसने देखा कि इस प्रकार जो पौधे उत्पन्न होते हैं और उन पौधों से जो बीज प्राप्त होते हैं वह सारे के सारे बीज गोल और पीले हैं, अर्थात F1PD के अंदर हरे और झुर्रीदार बीजों वाला लक्षण प्रकट नहीं होता और गोल और पीले लक्षण प्रकट होते हैं, तो यह लक्षण प्रभावी लक्षण है। अब F1PD में इन्होंने स्वपरागण होने दिया तथा इनसे जो बीज प्राप्त हुए उनको अगली पीढ़ी में उगाया और उनसे उत्पन्न पौधों पे अध्ययन करके तीसरा नियम दिया। तो F1PD से जो स्वपरागण के द्वारा बीज प्राप्त होते हैं उनमें इस प्रकार से युग्मक बनते हैं। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है वह इस प्रकार से है, गोल और पीले बीजों वाले पौधे तथा झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया। तो F1PD के अंदर जो सारे के सारे पौधे प्राप्त होते हैं वह गोल और पीले बीजों वाले प्राप्त होते हैं। इनसे जो युग्मक बनेंगे वो इस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे उसमें आपने RY युग्मक बनाने हैं। F1PD से पहले R और फिर Y, उसके बाद फिर R और फिर दूसरा Y। अब हम जो नेक्स्ट R हैं वो लेंगे, तो स्मॉल r के साथ बड़ा Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो इस प्रकार से जो युग्मक बनते हैं वो RY युग्मक बनेंगे। तो ये थी F1PD और F1PD से प्राप्त युग्मक, और इन युग्मकों से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो युग्मक प्राप्त हुए हैं उन्हें ऊपर चारों युग्मकों को इस प्रकार से लिखेंगे तथा इन्हीं चारों युग्मकों को नीचे की ओर इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात RY युग्मक ऊपर की ओर और RY युग्मक नीचे की ओर। अब इन युग्मकों में से दोनों में से सबसे पहले R बाईं ओर से तथा R ऊपर से, उसके बाद फिर Y बाईं ओर से और Y ऊपर से, इस प्रकार से इनका मिलान करना है। तो यह जो पौधे प्राप्त होंगे वो होंगे गोल और पीले बीजों वाले। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो बड़ा अक्षर है पौधे उसी के गुण वाले प्राप्त होंगे। अब इसी प्रकार से दूसरे बॉक्स में R बाईं ओर से और ऊपर से R और Y बाईं ओर से और ऊपर से स्मॉल y। तो यहाँ पर R दोनों बड़े हैं, तो बीजों की जो प्रकृति होगी वो गोल होगी, और एक Y बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो बीज बड़े Y के लक्षण वाले यानी कि पीले प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार बीजों की जो प्रकृति होगी वो गोल और पीले रंग की होगी। अब इसी प्रकार से तीसरे कॉलम में R बाईं ओर से और ऊपर से स्मॉल r, और राइट से Y और ऊपर से Y। अब यहाँ पर देखिए, इसमें R बड़ा है और उसके बाद दोनों Y बड़े हैं, तो जो पौधे प्राप्त होंगे
वह गोल और पीले रंग के होंगे। अब चौथे कॉलम में आर बाईं ओर से और ऊपर से आर, वाई बाईं ओर से और ऊपर से स्मॉल वाई। अब इस कॉलम में देखिए आप, एक आर बड़ा है और एक वाई बड़ा है, तो इन्हीं के गुणों वाले पौधे गोल और पीले प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से इसमें जो बाकी कॉलम है उनको आपने पूरा करना है। तो इस प्रकार से कुल 16 पौधे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जो पौधे प्राप्त होंगे उनका लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1 होगा। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना होती है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। अब यह प्रोटीन का जीन आनुवंशिक लक्षणों को किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसे हम पौधे की लंबाई के लक्षण के आधार पर इस प्रकार से समझेंगे। पौधों में जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो उनकी लंबाई को नियंत्रित करते हैं, और पौधों के यह हार्मोन एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और यह एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन अधिक मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात एंजाइम कम दक्षता से कार्य करेगा और हार्मोन कम मात्रा में बनेगा, और हार्मोन कम मात्रा में बनने से वह पौधा बौना होगा। तो यह थी आनुवंशिकता की कार्यविधि। अब है लिंग निर्धारण। हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े तो समान होते हैं, परंतु एक जोड़ा जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं वह अलग होता है। पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र विषम रूपी अर्थात X तथा Y प्रकार के होते हैं, जबकि स्त्रियों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र समरूपी अर्थात XX होते हैं। पुरुषों के गुणसूत्र XY और महिला के गुणसूत्र XX। इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यह लिंग गुणसूत्र पुरुषों में शुक्राणु में पाए जाते हैं तथा महिला में अंडे के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, 22+X और 22+Y गुणसूत्र वाले, और महिला में जो अंडे पाए जाते हैं वह 22+X गुणसूत्र वाले होंगे। जब पुरुष का 22+X वाला शुक्राणु और महिला का 22+X वाला अंडा आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने या इन दोनों के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, और इस युग्मनज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 22+22 शुक्राणु से और 22 अंडे से कुल 44, और XX गुणसूत्र मिलके 44+XX गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस युग्मनज से होने वाली संतान लड़की होगी। अब यदि पुरुष का 22Y वाला शुक्राणु और महिला का 22X अंडा आपस में मिले तो इन दोनों के संयोजन या निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा, और इस युग्मनज के अंदर गुणसूत्र की संख्या 22+22 और X+Y, 22+22 44 और X+Y अर्थात 44XY वाले गुणसूत्र होंगे, और इस प्रकार उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा।
तो स्पष्ट है कि उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, यह पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, नर के अंदर XY गुणसूत्र और मादा के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, और नर का X गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र, तो इस प्रकार उत्पन्न संतान लड़की होगी। अब नर का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र, तो गुणसूत्र XY हो गए और इस प्रकार उत्पन्न संतान लड़का होगा। अब संतान के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित किस प्रकार से बनी रहती है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जनक माता के एक जोड़ी गुणसूत्र से एक गुणसूत्र तथा पिता के एक जोड़ी गुणसूत्र से एक गुणसूत्र, अर्थात माता एवं पिता से एक के गुणसूत्र जनन कोशिका, शुक्राणु अथवा अंडा में जाता है, तथा नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रकार बने युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः निश्चित हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अंडे के ताप से यह निर्धारित होता है कि अंडे में से निकलने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगा। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता, जबकि मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवंशिक होता है। तो यह आपका लेसन नंबर 8 आनुवंशिकता कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में।